बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ईसा नकवी, मेरे साथ मोहम्मद कामरान खान साहब मौजूद हैं। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को कवर करते हैं। अब से थोड़ी देर पहले एक बहुत ही बड़ी गैर मुतवक्की और अचानक डेवलपमेंट हुई है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बाकायदा काज़ी कुज़ा जनाब चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फ़ाइज़ ईसा साहब के ऊपर सर्जिकल स्ट्राइक की है। और इसका अब होगा क्या? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन इमरान खान साहब, सबको मालूम है कि वो एक गैर रिवायती सियासतदान है, अनऑर्थोडॉक्स, आउट ऑफ द बॉक्स चीज़ें करते हैं, जो पैटर्न है बाकी सियासतदानों का। जिस तरीके से वो मुश्किल हालात में बिहेव करते हैं, इमरान खान का तरीक़ाकार मुख्तलिफ है। बहुत से सियासतदान जब हीट बढ़ती है, दर्जा हरारत बढ़ता है, वो किचन से बाहर निकल जाते हैं। जैसे काजी फ़ाइज़ ईसा ने कहा था, वो पाकिस्तान छोड़कर चले जाते हैं, वो डील कर लेते हैं, वो अपने लहजे में नरमी ले आते हैं, वो बीच बचाओ, कोई लचक का मुजाहरा और अपने अल्फाज से फिर जाना, अपने आप को मेलो कर लेना, ये सब कुछ करते हैं। इमरान खान साहब अपने बहुत सारी स्पीचेस में ये कह चुके हैं कि मैं कॉर्नर टाइगर की तरह जो है वो करता हूँ, और जब मुश्किल हालात होते हैं तो मैं बहुत ज़्यादा अग्रेसिव हो जाता हूँ। आज जो काम किया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, इसको ये कह सकते हैं कि दरिया में रहना और मगरमच्छ से बैर। अब ये नतीजा क्या लेकर आएगा, ये बड़ा हैरान कुन होगा। जिस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तमाम तर मामलात सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में लैंड करने वाले हैं, इंतहाई अहम तरीन मुकदमात इंतहाई अहम मोड़ पर, एन उस वक्त चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फ़ाइज़ ईसा, जिन्होंने स्पेयर हेड करना इन तमाम मामलात को, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने वाशगाफ अंदाज में, दो टोक अल्फाज में, विदाउट मिन्सिंग द वर्ड्स, यानी कि उसमें कोई अबहाम नहीं है, उन्होंने काजी फ़ाइज़ ईसा साहब पर अदम एतमाद का इजहार कर दिया है। अब ये मामला कैसे अनफोल्ड होगा, कौन कौन से मुकदमात मुतासर होंगे, इमरान खान के ये डिसीजन लेने में थॉट प्रोसेस आखिर है क्या, इन तमाम मामलात पर कामरान खान साहब से बात करेंगे। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को अरसा दराज से कवर कर रहे हैं काजी फ़ाइज़ ईसा साहब, उनके मुकदमात, उनका तरीक़ाकार सबको मालूम है। शेर अफजल मरवत साहब आज उन्होंने मीडिया से टॉक की, मीडिया के से टॉक में उन्होंने काजी फ़ाइज़ ईसा साहब पर अदम एतमाद का इजहार किया। फिर बहुत सारे लोगों के जहन में सवाल था कि शायद बात ये नहीं है, बात कुछ और हो। उन्होंने दोबारा पूछा कि क्या वाकई आप काजी फ़ाइज़ ईसा के ऊपर अदम एतमाद का इजहार कर रहे हैं? तो उन्होंने कहा जी बिल्कुल, बबांगे दौल, दो टोक अल्फाज में हम काजी फ़ाइज़ ईसा पर अदम एतमाद का इजहार करते हैं। अब क्या काजी फ़ाइज़ ईसा साहब का कंडक्ट माजी और जो मौजूदा मुकदमात हैं उनकी समाअत के दौरान उनके रिमार्क्स, उनके क्वेश्चंस, उनका इंटरप्ट करना, क्या वाकई ये एक बायस का इजहार जो है, उनके जानिबदार होने का इजहार है? क्या वाकई तहरीक इंसाफ इस नहज के ऊपर लड़ाई को लेकर जा रही है? कामरान खान साहब, पहले तो ये बताएं कि लेवल प्लेइंग फील्ड का मामला, एनफोर्स डिसअपरेंसेस का मामला, बल्ले के निशान का मामला, दरख्वास्त पर डायरी नंबर लग गया, एन उस वक्त चीफ जस्टिस साहब ने बेंच बनाने हैं, मामलात सुनने हैं, इलेक्शंस पे पत्थर को कहा है कि पत्थर पे लकीर है, ये कहा है कि हम उसकी पहरेदारी करेंगे, पहरा देंगे, और 8 फरवरी पत्थर पे लकीर है, इलेक्शन होगा। तो एन उस वक्त तहरीक इंसाफ ने ये क्या किया? आपने अपने जो थंबनेल आप तैयार कर रहे थे ना, तो उसमें आपने तो ये लिख दिया कि जी दरिया में रहना और मगरमच्छ से बैर करना। ये कैसे हो सकता है कि आप मतलब इट्स अपरेंटली इट डजंट लुक अ वाइज डिसीजन कि आपने अपनी जो पूरी अदलिया के जो सरबराह हैं, इसका मतलब यह है कि आप पूरी अदलिया पर एतबार नहीं कर रहे हैं। अगर आप चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान पर एतबार नहीं कर रहे हैं तो पूरी अदलिया पर एतबार नहीं कर रहे हैं। तो इसका तो मतलब यह है कि जी आपका कोई मामला जो है वो फिर अदालत में जो है वो आपको तो फिर जाना ही नहीं चाहिए, रुजू ही नहीं करना चाहिए। क्योंकि जब आप ये मतलब है, देखें, इसमें दो चीज़ें हो सकती हैं। एक तो ये कि उनका शायद ये कहना हो बॉयकाट या उनका जो अदम इत्माद का, उसमें वो ये कहना चाहते हों कि जी सिर्फ काजी फ़ाइज़ ईसा जो हैं वो बतौर जज हमारे केसेस ना सुने, हम उन पर अदम इत्माद करते हैं। बाकी जो दीगर जुडिशरी के अरकान हैं, मतलब 16+1 हमारे यहाँ जजेस हैं, तो वो जाहिर है कि उनके ऊपर तो अदम एतमाद नहीं हुआ ना। तो ये बतौर इदारा इसको शायद नहीं समझा जाएगा, सिर्फ एज ए पर्सन और एज ए वन सिंगल जज जो है वो चीफ जस्टिस यानी काज़ी उल क़ज़ा पर ये एतराज़ जो है वो दायर किया गया है।
है और इसका बैकग्राउंड जो है, क्योंकि ऐसा हो नहीं सकता कि आप पूरी जुडिशरी से ही आप कह दें कि जनाब जी वो बस जी अब हम इस जुडिशरी से हमारा कोई लेना देना नहीं है, ये तो है ही मुतासिब। ऐसा नहीं है, ये सिर्फ काजी फ़ाइज़ ईसा की ज़ात तक और उन तक महदूद होगा ये वाला एतराज़। और मकसद यही है इसका कि जी जहाँ आपको ये लिटिगेंट को ये लगे, एप्लीकेंट को ये लगे या कंप्लेनेंट को ये लगे कि उसके मामले में जो जज हैं जो उसका केस सुन रहे हैं वो मुतासिब हैं, तो वो फिर उसका हक़ होता है, आईनी हक़ है उसका, कानूनी हक़ है उसका कि वो एतराज़ जो है वो जज के ऊपर दायर करें। एंड हिस्ट्री को मद्देनज़र रखें तो तहरीक इंसाफ के दौर में काजी फ़ाइज़ ईसा साहब के ख़िलाफ़ सदारती रेफरेंस गया जी, और जाहिर है कि कोई भी शख्स हो एट द एंड ऑफ द डे वो इंसान है और उसके जहन में कहीं ना कहीं कोई बात मौजूद होती है और यहाँ पर तो झलकती हुई भी नज़र आ रही है। तो जाहिर है कि एक होता है तासुर, बहुत सारे रेफरेंस आया तो आप देखिए कि रेफरेंस सिर्फ ये कह देने से कहानी मुकम्मल नहीं हो जाती कि ये एक रेफरेंस आया था जिसे सुप्रीम कोर्ट ने ख़त्म कर दिया। इसमें पूरा चैप्टर है, बल्कि मैं चैप्टर नहीं कहूँगा, ये पूरा एक नॉवल एक सीक्वेंस था। उस दौरान जो कुछ हुआ, जिस तरीके से काजी साहब जो हैं वो कटहरे में आए और फिर अपना केस जो है वो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल से निकाल के सुप्रीम कोर्ट में ले गए और फिर अपने उन्हीं जजों से अपने हक़ में उन्होंने फ़ैसला भी उनको लिया उन्होंने और जजों ने किया। इस दौरान जो उनकी अहलिया मोहतरमा थी उनको वो भी कटहरे में आईं, वो सुप्रीम कोर्ट में आके कटहरे में रोई भी, वो उनको बाहर से जो है वो उसके ऊपर भी लिया गया, ऑनलाइन भी उनको लिया गया, उनका बयान रिकॉर्ड किया गया उनसे। फिर उनको FBI में भी वो जाती रहीं क्योंकि ये केस था असासे छुपाने वाला। FBI के नोटिस जो हैं वो जाते रहे, उनके घर के बाहर जो है वो भी चस्पा होते रहे। फिर इस दौरान जो खतूत लिखे गए थे ना, जो काजी साहब की अहलिया की जानिब से खतूत लिखे गए थे, और इसके ऊपर तो रावी ये कहता है कि वो खतूत जो थे वो अहलिया को लिख के ही दिए जाते थे। लिख के दिए जाने से मुराद ये कि ज़ाहिर है उनकी शौहर उनकी मामलत करते होंगे, क्योंकि इसमें बड़ी टेक्निकल कि जी ये टेक्निकल चीज़ नुक्ता जो है वो इसमें ये है, वो उसमें साइन उनके होते थे, उनकी तरफ से वो खतूत जाया करते थे। और उन तमाम खतूत में अगर आप देखिए तो वो कहा करते थे कि जी उन्होंने उसमें रिस्पोंडेंट बनाया उस वक्त के वज़ीर आज़म पाकिस्तान को कि जी इसके भी असासे चेक करें, सिर्फ हमारे क्यों। उन्होंने उसमें रिस्पोंडेंट बनाया वो जो एहतसाब के हमारे थे, वो जो थे ना स्पेशल असिस्टेंट टू प्राइम मिनिस्टर शहजाद अकबर साहब, उनको उन्होंने कहा कि जी ये इन्होंने जो है ना उनके ऊपर तनकीद की कि जी इनको कहेंगे ये भी अपने असासे दिखाएं, हमारे असासे मांग रहे हैं। तो यानी बराह रास्त नाम लेके उन तमाम खतूत में बाकायदा तौर पर इमरान खान का नाम लेकर और ये शहजाद अकबर का नाम लेकर और कुछ और ओहदेदार थे उनके नाम लेकर उन्होंने कहा था कि जी हमारे हैं तो फिर उनसे भी चेक करवाएं। सही, तो अब ये खतून रोड में तो वो एक पूरा शॉर्ट वो बन जाते हैं चीफ जस्टिस बनने के बाद वो मामला भी सुन लेते हैं, प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट, उसमें बहुत सारे लोगों का एतराज़ है कि आप ही क्योंकि आपसे मुतल्लिक है, चीफ जस्टिस के इख्तियारात से मुतल्लिक है, तो शायद आपको बहरहाल हो जाता है। अब बेंच फॉर्मेशन का टाइम आ जाता है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि भाई आप बेंच बना रहे हैं उन तमाम मामलात जो तहरीक इंसाफ से रिलेटेड हैं, इलेक्शन से रिलेटेड हैं, फ्री एंड फेयर इलेक्शन से रिलेटेड हैं, उसके बाद ताहियात नाअहली से रिलेटेड हैं, और उसमें कुछ जजेस जो हैं वो मिसिंग नज़र आते हैं, जैसे आपके साथ होता रहा या आपके हम ख्याल जजेस के साथ होता रहा उमर रज़ा बंदयाल साहब के दौर में। आज जस्टिस एजाजुल एहसन, जस्टिस जो मुनीब अख्तर हैं, उसके अलावा दीगर कुछ जजेस, जस्टिस आयशा, जस्टिस अतर मिनल्ला, वो उन बेंचेस से गायब हैं, जबकि लगता ही है कि अगर वो होते तो शायद उनके रिमार्क्स, उनके तरीक़ाकार वो मुख्तलिफ होता। जजेस का एक कोड ऑफ कंडक्ट है और उसमें होता है जहां उनको नज़र आए कि जी जहां पर भी वो कहीं समझते हैं कि जी उन्होंने इस केस में कोई फ़ैसला पहले सादिर किया हुआ है या जो कटहरे में उस वक्त मौजूद है वो उनका दोस्त है या दुश्मन है, दोनों सूरतों में दोस्त है तो तब भी उनको वो केस नहीं सुनना चाहिए, और अगर उनका दुश्मन खड़ा हुआ है तो तब भी वो केस नहीं सुनना चाहिए, इसलिए कि लामहला वो आपकी दुश्मनी जो है वो सामने आएगी। आपको याद होगा कि उमर रज़ा बंदयाल जस्टिस साबिक चीफ जस्टिस, उन्होंने बाकायदा तौर पर ये कहा हुआ था कि जी इमरान खान का कोई केस जो है वो काजी साहब की अदालत में नहीं लगना चाहिए, क्योंकि प्रॉपर्टी का ये तकाजा है कि चूँकि वो आपस में उनका एक मुकदमाबाजी चलती रही है,
उन्होंने रेफरेंस दायर करवाया, रोकाबाजी भी है, मुकदमाबाजी भी थी ना, बिल्कुल रेफरेंस आया था हुकूमत का, उनके वो आरिफ अलवी साहब ने वो रेफरेंस जो भेजा था, पीटीआई के सदर थे वो, और उनकी तरफ से आया था। तो बाकायदा मैंने बताया ना कि उनके जो खतूत थे उस वक्त, उनमें बाकायदा नाम लेके, ऐसा नहीं है कि कोई वो लगे लिपटे लफ्ज़ों में कहा हो, उन्होंने नाम लेके वो कहते थे कि जी ये इमरान खान है, इसको कहेंगे ये भी करे और इसको ये भी करे। तो उन्होंने ये कहा था कि जी प्रॉपर्टी का ही तकाजा है जस्टिस उमर रज़ा बंदियाल ने कि जी ये कोई केस जो है ना इनके पास ना लगाया जाए। तो अब ये बताएं मुझे कि जो प्रोसीडिंग्स चली हैं गुज़श्ता 1-1.5 हफ्ते में ख़ास तौर पे, और काजी साहब के छुट्टियों के बाद वापस आने पर देखा हमने, और उससे पहले जस्टिस उमैर नियाज़ी उनके हवाले से जो रिमार्क्स दिए जस्टिस अली बाकर नजफ़ी के हवाले से कि वहाँ पर क्यों लेके गए मामला, ये रिश्तेदार हैं या इस किस्म की कोई बात की। फिर जो लाइन ऑफ क्वेश्चनिंग, जब रोस्टम पे वकील खड़े होते हैं, लाइव चल रही है, बहुत सारे लोग वो सरदार क्यों कह रहे हैं, सरदार क्यों लिखा हुआ है नाम के साथ, और जो नहीं वो तो बाकायदा जो है ना वहाँ पर एक वो शख्स होता है जो कह रहा है कि जी मेरा 50 साल का तजुर्बा है बार के अंदर, उसको ये बात कहने की क्यों नौबत आती है, इसलिए कि वो ये समझ रहा है कि जी चीफ जस्टिस जो है ना उसको फॉर ग्रांटेड ले रहे हैं और उसकी सीनियरिटी को वो शायद कंसिडर उनके सामने नहीं है और उसको एक आम वकील के तौर पे ट्रीट कर रहे हैं। यहाँ तक के अल्फाज कहे गए कि जी तकरीर ना करें यहाँ पर, मतलब वो आर्गू कर रहे हैं, तो वो उन्होंने कई बार ये बात रिपीट की, अब ये तकरीर ना करें यहाँ पर, सियासत ना करें यहाँ पर, और ये बातें आपने करनी है तो आप प्रोग्राम में जाके करें। ये इस किस्म के बिल्कुल कोर्ट को एपेक्स ना कहें, सरकार ना कहें, उस्मा ना कहें, और जो ब्यूरोक्रेसी है उनको साहब ना कहें, वो इस तरह की चीज़ें जो है ना ये बहुत आ रही होती हैं। देखें ये सारी चीज़ें जो है ना ये वर्ड्स विदाउट स्पिरिट हैं। ये कहना तो बड़ा आसान है कि जी हाँ ये हो गया, सरदारी निज़ाम ख़त्म हो गया, कोई किसी को नवाब ना कहे, कोई किसी को सरदार ना कहे और कोई किसी को साहब ना कहे, लेकिन ये अभी आप सीनियर प्यून जज की भी बात कर रहे थे। जी बिल्कुल बिल्कुल, ये बात रही कि वो आप उनको तो कह रहे हैं कि जी वो आपने सरदार नहीं लिखना। सरदार लतीफ़ कोसा ने कहा कि जी मेरे शनाख्ती कार्ड में अगर ये लिखा हुआ है तो मैं तो यही इस्तेमाल करूँगा ना अलग। तो वो फिर बात यही आ जाती है कि चीफ जस्टिस के अपने नाम के साथ जो हायरार्की है सुप्रीम कोर्ट की, उसमें जो दूसरा नाम है वो सरदार तारिक मसूद साहब का है। तो वो उनको भी फिर सरदार जो है ना, सबसे पहले तो वो उनको कहना चाहिए कि जनाब ये फौरी तौर पे सरदारी निज़ाम ख़त्म हो चुका है, अब दोबारा यहाँ पे सरदार ना लिखेगा। लेकिन हम चूँकि हमारी जो है ना वो एज ए रिपोर्टर हमारी ये प्रैक्टिस है कि हम ट्रेनिंग है कि जी जस्टिस साहब का नाम जो है वो पूरा लिखना है, तो हम तो सरदार ही लिखेंगे। और अगर किसी ने वकील खान नाम रखना है तो जब तक वो लॉ की डिग्री नहीं कर लेता वो फिर वकील खान नाम भी ना रखे। मतलब तो यही है ना। वो एक पुलिस वाले के पास ना कोई आ गया, एक चटकला सा है, वो उसमें उसने कहा कि जी भाई तुम्हारा नाम क्या है? उन्होंने कहा जी मेरा नाम है जी हाजी फलाना। ना तूने इतनी छोटी सी उम्र में हज कर लिया है? वो कहता नहीं जी मेरा नाम ही हाजी है। तो वो उस वक्त फिर देखें, अब सरदार हो, मैं मेरे दोस्त हैं, उनका नाम नवाब है, मोहम्मद नवाब अली उनका नाम है, मोहम्मद नवाब अली। मतलब नहीं, आपके सरदार इमरान आजम आपके बड़े अच्छे कॉपी एडिटर भी हैं। हाँ बिल्कुल, वो भी हैं। और इस तरीके से मतलब ये चीज़ें वो हैं जो मतलब देखा जाए ना तो ये चीज़ें ये बात करके चीफ जस्टिस जो है ना वो और ये क्यों कह रहे हैं ये बात जो है वो सिर्फ पीटीआई के वकला के साथ क्यों है? शिकायत ये है कि ये वाले जो एतराज़ात हैं इस किस्म के ना वो अमूमन जो है ना वो आपने देखा जब वो उस वक्त वो हो रहा था, एक केस हो रहा था जब वो लाहौर हाई कोर्ट के सिंगल बेंच का फैसला जो था जस्टिस अली बाकर नजफी वाला, जी हाँ, उसको जब ओवरटर्न किया जा रहा था, उसको जब रोका जा रहा था, यानी उसको उसकी समाअत हो रही थी, तो उसमें जब ऑर्डर लिखवा रहे थे तो एक खातून जो है ना वो आ गई थी। अच्छा, उससे पहले ये हुआ कि चीफ साहब ने खुद पूछा कि भाई हमने नोटिस तो यहाँ पर किया हुआ नहीं, कोई पीटीआई वाला मौजूद है यहाँ पर? बाकायदा उन्होंने ये कहा था, आई वॉज देयर इन द कोर्ट रूम, और उन्होंने कहा कि जी यहाँ पर कोई पीटीआई वाला है। उन्होंने बाकायदा इधर देखा कि जी शायद कोई उठकर आए। उस कॉन्टेक्स्ट में वो जो खातून लायर थी जो पीटीआई से जिनका ताल्लुक था, वो ये कह रही जी मैं इसलिए उठ के चली गई कि जी ये ऑर्डर लिखवाने लगे हैं तो मैं उनको क्लियर कर दूँ। सही। उस बेचारी ने अभी सिर्फ इतना ही कहा था रोस्टरम पे कि जी मिलॉर्ड बस। उसके बाद वो उसकी जो है ना उन्होंने कहा ये कौन है, ये आपके साथ है, गो टू योर सीट। और इस तरीके से मतलब जो ऐसा झड़का कि वो झड़क से ज़्यादा की चीज़ थी वो जो उसने। तो उस खातून ने एक कहा जी मैं तो सिर्फ उनको क्लियर करने के लिए बात कि जी हाँ पीटीआई की अगर कोई नुमाइंदगी नहीं है तो मैं इस वक्त पीटीआई की कारकुन यहाँ पर हूँ।
तो इस कॉन्टेक्स्ट में था। तो ये वाला ये जो इस किस्म के जो आ रहे हैं ना, मतलब जो और तायात नाअहली के केस में भी हम बहुत सारी ऐसी चीज़ें देख रहे हैं, वो जो रिमार्क्स हैं उसमें बहुत सारे लोग वो अब अच्छा मुझे ये बताएं, अब इम्पैक्ट ये तो हमने डिस्कस कर लिया, तहरीक इंसाफ ने इंतहाई क्रूशल टाइम के ऊपर जब बल्ले का निशान के हवाले से सिंगल मेंबर बेंच का फैसला जस्टिस कामरान हयात मियां खेल का 26 दिसंबर का, जिसमें उन्होंने इलेक्शन कमीशन के फैसले को कलअदम करार दे दिया और स्टे ऑर्डर दे दिया उसके ऊपर, 9 जनवरी से वो मामला सुना जाना था। एक और सिंगल मेंबर बेंच बैठा, उसने अपने हाई कोर्ट के फैसले को स्टे जो दिया गया था उसको वापस कर दिया और पीटीआई का बल्ले का निशान फिर जंग छिन गया। पीटीआई ने कहा कि हम जा रहे हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, ये मामला सुना जाना है, 9 जनवरी में डिवीजनल बेंच ने उसको सुनना है और सुप्रीम कोर्ट में डायरी नंबर लग गया है दरख्वास्त को, उसने सुना जाना है। 13 जनवरी तक का टाइम है कुल मिला के। 13 जनवरी को सिंबल अलॉटमेंट होनी और फिर जो बैलेट पेपर है नाम के और निशान के साथ प्रिंटिंग कॉरपोरेशन ऑफ पाकिस्तान भेज दिया जाएगा। उसके बाद 8 फरवरी के इलेक्शन तक कोई रेमेडी नहीं है। जब प्रिंटिंग कॉरपोरेशन चला गया, छपाई शुरू हो गई, बल्ले का निशान नहीं है, तो बस फिर अब क्या करें, फिर वो नहीं होगा। तो ऐसे वक्त में इस मूव का, इंतहाई गैर मुतवक्के चाल का, इसका क्या नतीजा निकलेगा? देखिए उसमें ये है कि जो चीफ साहब हैं उनको बिल्कुल ये देखना चाहिए कि ये एक बहुत बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है। देखें इसमें कोई शक नहीं है कि पीटीआई का वो एक पॉलिटिकल एंटिटी है। उसको आप सिर्फ इलेक्शन कमीशन सिर्फ एक किसी तकनीकी नुक्ते पे ये नहीं कह सकता कि जनाब जी, और उस वक्त जब कि इलेक्शन शेड्यूल जो है वो अनाउंस हो चुका है कि जी आपको जो है वो बल्ले का निशान जो है वो हम नहीं दे रहे, और आप बल्ले का निशान देना तो दूर की बात, वो कहते हैं जी आपको एक पॉलिटिकल पार्टी के तौर पर हम एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे आपकी एग्जिस्टेंस को। ये इतना बड़ा एक वो काम कर रहे हैं जो आइन और कानून के मुताबिक, जिसका तरीका कार है नहीं, बिल्कुल एग्जैक्टली कि काबीना से आना है, सुप्रीम कोर्ट ने डिसाइड आएगा, वो आएगा, जिसको इतना मुश्किल बनाया गया है कि जी किसी के पॉलिटिकल राइट्स जो हैं वो एनमास इन्फ्रिंज ना हो। इसके लिए ये तरीकाकार बनाया है कि भाई ये इतना आसान नहीं है कि जी कोई एक इदारा जो है वो उसको डी नोटिफाई कर दे, किसी पॉलिटिकल पार्टी की एग्जिस्टेंस से इनकार कर दे, इसलिए ये इसको मुश्किल बनाया गया। लेकिन अमली तौर पर तो इलेक्शन कमीशन ने यही किया है। और आप फिर वही बात है, वो जो हम बात कर रहे थे ना कि जी 175 पॉलिटिकल पार्टीज आर रजिस्टर्ड विद द इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान। उनकी वेबसाइट पे पूरी ऐसी है। आप मुझे बताइए, मैं आपसे कहूँ उन 250 में से कोई सी पॉलिटिकल जो है ना वो 4-5 पॉलिटिकल पार्टीज़ के अलावा आपको किसी के नाम मुझे भी नहीं आएंगे और लोगों को भी नहीं पता। ऐसे नाम है जो आपने पहली बार सुने होंगे, उन सब के साथ हैं, वो रजिस्टर्ड हैं। और आप उन लोगों को भी पॉलिटिकल पार्टी का जो सिंबल है, इलेक्टोरल सिंबल, वो उनको दिया जा रहा है। और एक मेजर पॉलिटिकल पार्टी जो है उसको आप तकनीकी बुनियादों पर नॉकआउट करते हैं और उसको पूरा उससे वो करते हैं। और एक ऐसे वक्त जब आपने जनाब जानबूझ के, आपको पता है कि जी ये हमने इसका फ़ैसला जो है वो सादिर करना था, इसको हम जितना डिले करेंगे उतना ही जनाब जी उसको वो डिप्राइव करने वाले, तो ये डेलिबरेटली एक मूव है जो चल रही है। और इसमें इलेक्शन कमीशन जो है वो सब ज़्यादा मीडिया नहीं देखता। और फिर इमरान रियाज खान के हवाले से बहुत सारे लोगों ने कहा कि देखें अच्छा नहीं लगा जो एनफोर्स डिसअपीयरेंसेस वाला जो केस था, उसमें का नाम याद है, उसमें चीफ साहब ने खुद ही जो है वो मतीउल्लाह जान का और उनका नाम लिया। ठीक है, होना चाहिए था, सतूर का नाम भी होना चाहिए था, और उनके जेन्युइन केसेस हैं। लेकिन जब इमरान रियाज का नाम आए तो फिर आप कहें जी ये कौन है, और फिर उनका वकील कहे कि जनाब ये जो उनका वकील है इमरान रियाज का, वो ये कहते हैं कि जी मुझे तहफ़्फ़ुज़ दें तो मैं यहाँ पर आ जाऊँगा। एक उसने ऐसी बात की, सेंसिटिव बात की थी कि जी मुझे तहफ़्फ़ुज़ मिले तो मैं सुप्रीम कोर्ट में भी आ जाता हूँ, मैं प्रेजेंट करूँगा अपने आप को, अपने क्लाइंट को। तो इस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि जी हम उनके लिए क्या रेड कारपेट बिछाएं। तो ये इस किस्म की ये ऑब्जर्वेशंस और इन किस्म के जो रिमार्क्स थे ना, ये इट शोज़, ये अब इससे वो नज़र नहीं आता, झलकता नहीं है, लेकिन मैं तो ये समझता हूँ ये झलक नहीं रहा बाइस, बल्कि इससे जो है ना वो बहुत ज़्यादा वो पॉप अप हो रहा होता है। और यही चीज़ें जो है ना वो फिर कंट्रोवर्सी बनती हैं। और मेरा ये ख्याल है कि फ़ाइज़ ईसा साहब का जो ज़ाहिर है एक पहला एक एनिमोसिटी चल रही है वो पीटीआई के साबिक चेयरमैन के साथ, तो वो रहती है, ये इंसान की फितरत है। देखिए वो पॉप अप हो रही है और आप और मैं नोट कर रहे हैं, सारी दुनिया नोट कर रही है उसके ऊपर कि जी ये उनकी दफ़ा ऐसा क्यों नहीं होता, यहाँ क्यों नहीं होता।
वहाँ आप शीरो शक्कर हो जाते हैं और यहाँ पर आप जो है ना वो कहते हैं कि जी क्या रेड कारपेट बिछाएं आपको। तो ये चीज़ें ये बहरहाल कामरान साहब, और उसमें एक चीज़ ईसा, मैं वो जो चीज़ मैं जिसके ऊपर मैंने एक अलहदा एक वो बात करनी भी है किसी और फोरम पे भी, कि चीफ साहब ने कहा जो लापता सहाफ़ियों वाली जब बात हुई, उनका ये कहना था कि जी भाई ये जब सहाफ़ी वहाँ से वापस आते हैं तो ये अपने पैरों पर खड़े भी तो रहा करें ना, बताया करें कि जनाब जी हाँ जी ये हमारे साथ ये हुआ है। कोई कहता है कि जी मैं नॉर्दर्न एरिया से मैं आ गया। सर मुझे ये बताइए कि यहाँ पर जो लोग चले गए हैं, जो लोग अगवा करके, जो सहाफ़ी जो इस वक्त मतलब इस दुनिया में भी नहीं हैं, ठीक है, तो चीफ साहब क्या ये चाहते हैं कि जी बाकी लोग जो हैं वो भी वही फेट से उनको भी दो चार होना पड़े? वो ये चाहते कि आपको नहीं पता कि यार कि वहाँ पर अगर आप किन हालात में आप निकल कर वापस आते हैं और बाहर जाएगा, वो उसके ऊपर भी लोगों ने इसको वो किया। जब ये बात हुई इमरान रियाज खान के हवाले से, तो जस्टिस मुसर्रत हिलाली साहिबा ने कहा कि क्या वो बाहर नहीं जाएगा बयान देने के बाद? आप खुद सोचिए कि जो मुझसे निकल के आ रहा है वो फिर ये कहेगा कि जी मैं वहाँ से तो बच निकल कर आया हूँ, लेकिन मैं क्यों बच निकल कर आया, आओ मुझे मारो। मुझे बताएं कि ये कोर्ट्स देती हैं इमरान रियाज का केस कितने अरसे तक वहाँ पर हाई कोर्ट में चलता रहा। पुलिस आके कहते रही जी हमारे पास नहीं, हमारे पास नहीं, हमारे पास, सबको पता था कहाँ पर हैं। पुलिस कहती है हमारे पास, अदालतें कहती रही कि जी पेश करो पेश करो पेश करो। भाई आपकी तो कोई सुनता नहीं है, जो अगवाकार हैं वो आपकी तो सुन ही नहीं रहे, या उन तक आपकी आवाज़ नहीं पहुंच रही, या आप उनके लिए वो आपकी आवाज़ उनके लिए फॉर ग्रांटेड वो लेते हैं। तो फिर किस बुनियाद पर जो है ना वो हम अपने पैरों पर खड़े हों और हम कहें कि जी बिल्कुल ठीक है, मैं सुप्रीम कोर्ट मेरे साथ है जनाब, मुझे को हाथ लगा के देखे जनाब जी मैं तो सच बोलूँगा। यहाँ पर वो शेर आपने सुना है ना, वो दौरे बातिल में हक परस्तों की बात रहती है, सर नहीं रहते। जनाब मसला दौरे बातिल का है, आप अपना दौरे बातिल को दौरे हक बनाएं, तो फिर हमें कहें कि जी आप खड़े होते हैं अपने हक के लिए और सच बोलते हैं और वो अपने पैरों पर खड़े होते हैं, तो फिर ये सवालात मौजूद रहेंगे। काजी फाइजीसा साहब के हवाले से तमाम लोग, ख़ास तौर पर सुप्रीम कोर्ट कवर करने वाले ज़्यादातर रिपोर्टर्स, मैं ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी की बात कर रहा हूँ, वो ये यकीन रखते हैं कहते हैं कि इंसानी हकूक़ जो हैं वो जस्टिस काजी फाइजीसा की रेड लाइन है। आइन जो है वो जस्टिस काजी फाइजीसा की रेड लाइन है, इसको वो क्रॉस करके दिखाए वो। लेकिन अब जब वो ये सब कुछ हो रहा है ना, तो उसमें फिर सवालात जन्म ले रहे हैं। और अब जो तहरीक इंसाफ ने किया, इंतहाई अनऑर्थोडॉक्स, आउट ऑफ द बॉक्स, बिल्कुल ही गैर रिवायती, बिल्कुल अचानक, बिल्कुल गैर मुतवक्के मूव की है कि काजिल कुज़ा के ऊपर उन्होंने अदम एतमाद का इजहार कर दिया है। आने वाले दिन बड़े इंटरेस्टिंग होने वाले हैं, 13 जनवरी तक ख़ास तौर पर, फिर 8 फरवरी तक, अप टू द टाइम के जिस वक्त ये सारा मामला जो है वो सेटल डाउन नहीं होता। इस एक डिसीजन, इन चंद जुमलों के असरात जो हैं वो अब आपको मुकदमात पे बेंच बनने पर, इंसाफ की फरहमी के हवाले से, इन तमाम चीज़ों पर दिखाई देंगे। ये कैसे सब कुछ होता है इसके ऊपर बातचीत का सिलसिला जारी रहेगा। अब तक के लिए इतना ही। मुझे और कामरान खान साहब को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।